फाइन स्टूडेंट, देखो तो एथिक्स क्लास अभी तक कितना एथिक्स क्लास हुआ स्टूडेंट? फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव कंप्लीटेड। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे? रिगार्डिंग सिलेबस। सिलेबस के बारे में हम लोग बात किए थे, काफ़ी लंबा चर्चा हुआ था, ठीक है, लगभग 2 घंटा 10 मिनट का व्यापक चर्चा था और उसमें टोटल बताने का प्रयास था। सेकेंड क्लास एक्चुअल में लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है एक्चुअली। तो जहाँ तक सवाल है टॉपिक का, एथिक्स में जानते हो टोटल 8 टॉपिक्स, 7 टॉपिक्स थ्योरी है और जो 8 1 है वो क्या है तुम्हारा? केस स्टडीज है। जहाँ तक सवाल है फर्स्ट टॉपिक का, तो फर्स्ट टॉपिक जानते हो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे स्टूडेंट? एथिक्स इंसान से कैसे रिलेटेड है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है उससे किस तरह ये रिलेट करता है, ये इंटरफेस, दैट इज इंटरफेस। इसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं कल के क्लास में। यदि हम लोग नीचे जाएंगे सब पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट सब पॉइंट यही था, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड consequences of ethics in human action। फर्स्ट सब टॉपिक। जहाँ तक सवाल है एसेंस का, तो एसेंस का मतलब है उसका क्वालिटीज़। एथिक्स का क्या क्वालिटी होता है, तो हम लोगों ने तो कल ही आगाज कर दिया था कि एथिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज एथिक्स, हाउ एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी। करेक्ट, सेकेंड क्लास में हम लोग बात किए ना जी स्टूडेंट कि एथिक्स मोरालिटी से कैसे अलग है, कैसे कोई एक पर्सन एथिकल हो सकता है तो मोरली इनकरेक्ट भी हो सकता है। उस समय ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं स्टूडेंट जहाँ पे एथिकली भी आप करेक्ट हो और मोरली भी आप करेक्ट हो। बहुत सारे सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आप मोरली करेक्ट हो बट एथिकली आप इनकरेक्ट हो, एथिकली आप रॉन्ग हो। बात समझे? तो ऐसा कैसे हो सकता है, और हम लोगों ने बेसिक्स देखा था। तो कहने का मतलब इसका बहुत सारा अंश हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स में, और आज की क्लास में हम लोग ऑल टुगेदर इस पे डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और ह्यूमन एक्शंस पे चर्चा करेंगे। समझ गए ना? सो लेट्स स्टार्ट। तो एथिक्स को समझ चुके हो। शुड आई गिव यू द फ्रेश डेफिनेशन ऑफ एथिक्स? एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स कहा जाए तो एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी का एक हिस्सा है स्टूडेंट। जैसे फिलॉसफी का बहुत सारा हिस्सा हो सकता है, हाँ, मेटाफिजिक्स भी तुम्हारा एक फिलॉसफी का हिस्सा ही है जी। तो सिमिलरली एथिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिलॉसफी, ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम इनपुट को लेते हैं, उसको सिस्टमाइज करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर डिबेट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं कि ये सही है ये गलत है, और जो सही निकला, निष्कर्ष निकला, उस चीज़ को हम कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस में लाओ। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना अपना सेटअप होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत चीज़ नहीं सिखाया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट का इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, सभी में एथिकल वैल्यूज़ के बारे में चर्चा किया जाता है। जहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ जानते हो कोड ऑफ एथिक्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉई है, जो ऑफिशियल्स है, उसको अबाइड करता है इसलिए ताकि वो ठीक से स्टैंडर्ड बिहेवियर को फॉलो कर सके। दैट्स कॉल्ड एथिक्स। तो आज हम लोग समझेंगे ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ब्रांचेस ऑफ एथिक्स, तो एथिक्स के कितने ब्रांच हो सकते हैं, यानी कि एथिक्स के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। तो पहले लिख लो, फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जिसको हम लोग कंपैरेटिव एथिक्स भी कहते हैं, करेक्ट। सेकेंड वन जो कि मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स। थर्ड वन इज योर नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स। एंड लास्ट वन इज योर अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स। तो आज की क्लास में यही सब जो अलग अलग ब्रांचेस एथिक्स का, इसी पे डिस्कस करना है हमें और समझना है कैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मेटा एथिक्स से अलग है, कैसे मेटा एथिक्स नॉर्मेटिव एथिक्स से अलग है, और कैसे ये अप्लाइड एथिक्स बाकी एथिक्स से अलग है। बात समझे? जब हम लोग बेसिक समझ लेंगे तो ज़रूर एथिक्स का जो एक लंबा जो टेंटेकल्स है, जो लंबा जो स्प्रेड है, वो सब समझ लेंगे कि एथिक्स कहाँ तक जा सकता है, एथिक्स का दायरा क्या है। यदि एथिक्स का दायरा समझना है तो हमें ब्रांचेस को समझना होगा। समझ गए ना? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। यहाँ शुरू करते हैं। अब बिल्कुल तुम लोग का ओपिनियन भी लिया जाएगा स्टूडेंट, आई विल टेक योर ओपिनियन ऑल्सो। तो इसको एज यूजुअल एक काम करो, इसको सर्कल में बना दो। इट इज़ अ बेटर टू प्रिपेयर नोट्स इन सर्कल। इस सर्कल में बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का दूसरा नाम है कंपेरेटिव एथिक्स। इट इज़ योर कंपेरेटिव एथिक्स, जहाँ पे हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब जब बोल रहे हैं कि चीज़ों को, तो उसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसको एक मॉरल वैल्यू दिया गया। जैसे उसको बोला, जैसे मान लो कि एक सर्वे किया गया, 100 आदमी बैठा हुआ है, 100 आदमी से पूछा गया कि ऑनेस्टी पे आपका क्या स्टैंड है, और बहुत सारे लोग उसमें बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी तो बेस्ट है। तो एथिकल वैल्यू बन गया वो एथिकल वैल्यू बन गया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, कई लोग को ये पूछा गया कि डिसऑनेस्टी के बारे में बताइए, एक वैल्यू दिया गया, चलो नेगेटिव वैल्यू दिया गया, बोला गया कि चलो इसके बारे में बोलो, तो मेजोरिटी ने क्या बोला कि डिसऑनेस्टी सही चीज़ नहीं है, तो बन गया तुम्हारा डेटा। और कहा जाएगा लोगों के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा, कि डिसऑनेस्टी को फॉलो नहीं करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कंपेरेटिव एथिक्स, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। और जानते हो एथिक्स कैसे बनता है? पहले आपको डिफेंड करना पड़ता है, तब आपको रिकमेंडेड करना पड़ता है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं? एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एम्पेरिकल मतलब डेटा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डेटा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसको हम लोग डेटा एनालिसिस भी कह सकते हैं, कि डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। क्या चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं? किस चीज़ पे एनालाइज कर रहे हैं? यस, जो पीपल को जो कुछ वैल्यूज़ दिया गया, जो आदमी को वैल्यू दिया है कि इसके ऊपर क्या मत है, क्या तुम ओके कह रहे हो? क्या तुम सहमत हो इस वैल्यू से कि होना चाहिए? क्या तुम सहमत नहीं हो इस वैल्यू से? तो अपना ओपिनियन देंगे, कंपेयर किया जाएगा, और जो निकल के आएगा वही क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होगा। समझे? ये बहुत ही लॉजिकल है, ये बहुत ही लॉजिकल है उस हिसाब से देखा जाए तो। इसमें साइंस इन्वॉल्व है, इसमें साइंटिफिक, क्यों एविडेंस पे आप बात कर रहे हो, इसमें बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है, ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है। इतना स्टूडेंट साइंटिफिक अप्रोच है कि इसका हम एप्लीकेशन साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। समझे ना? और इसका यूज बहुत जगह हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, और बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे सोशोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, समझे ना? ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। ऐसे सोशोलॉजी का मतलब क्या है कि सोशल वैल्यूज़, सोशल कल्चर समझना लोगों का। अब जैसे मान लो कि बहुत सारा कल्चर के बारे में बोल दिया, बहुत सारा नॉर्म्स हम लोगों को दे दिए, बोले कि इस पर क्या मत है, मैक्सिमम ने कहा कि ये सही चीज़ तो है, बन गया आपका डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, वो वैल्यू बन गया उसका। तो इट कैन बी यूज्ड, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड में यूज हो सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, समझे? सोशोलॉजी में यूज हो सकता है, बायोएथिक्स में हो सकता है, हाँ बायोलॉजी में हो सकता है, करेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी में हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी जानते हो ना स्टूडेंट?
क्या होता है बताओ एंथ्रोपोलॉजी? हाँ, जेनेसिस, शुरू से फॉसिल फ्यूल से लेके पूरा क्या रहा है, ह्यूमन का क्या यात्रा रहा है, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि जब यात्रा रहा है तो वैल्यूज रहा है, तो लोगों का क्या मत है, ये सभी कुछ हम लोग डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से समझते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। अब बच्चे लोग, मैं तुम लोग का आज इनपुट लेना चाहूँगा, बताओ तो और क्या क्या हो सकता है इसका बेनिफिट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का? यू कोमल, टेल मी, क्या हो सकता है इसका? और ठीक है, यानी कि पीपल का जो मोरालिटी क्या है एक्चुअल में, मैक्सिमम पीपल का मोरालिटी क्या है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यू सुनील? वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग रेशनल जो लोग हो वो ये कह दे कि ये सुपर स्टेशन बिलीव है, इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाए, तो एक तरह से वहाँ पे डिबेट हो जाएगा, एंड डिबेट हो जाएगा तो उसके बाद जो भी डिबेट का जो निष्कर्ष निकलेगा वो तो हमेशा अच्छा ही होता है निष्कर्ष। डिबेट इसलिए किया आता है जो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो, यानी कि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है। डिबेट हुआ, वहाँ से कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन में जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हम निकालते हैं। बट ऐसे कंक्लूड नहीं किया आता है, पहले व्यापक चर्चा, उसके बाद तो चर्चा से क्या हो जाएगा, बहुत ही हित होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, रैशनैलिटी आएगा ना, क्या सही चीज़ है। और बताओ बच्चे लोग, मुंह खोलो अपना, वैक्सीन देंगे, बोलो तो। बहुत अच्छा, क्लैरिटी ऑफ थॉट अबाउट मेजोरिटी ना, मस्त ना, बहुत अच्छा। तुम्हारा पॉइंट इतना अच्छा है कि मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, क्लैरिटी ऑफ थॉट अबाउट मेजोरिटी, दैट इज सब्जेक्टेड टू मोरल वैल्यूज, जिसको मोरल वैल्यूज हमने दिया था पहचानने के लिए, तो उसका क्लैरिटी क्या है, इनफैक्ट इसी से लिया गया है, बट ये वर्ड बहुत अच्छा है। और बताओ क्या हो सकता है? और नो आइडिया? यस, यही चीज़ तो है, मैंने बिल्कुल यही चीज़ बताया है ना, देखो तो ठीक से मैंने यही चीज़ बताया है। समाज का सर, एक बोलो कोई, हाँ बोलो जल्दी बोलो। समाज की सोच है वो ज़्यादा, बिल्कुल आप ऊपर बोल दिए ना, जो सोसाइटी का मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ पे तो बाबू अभी होगा चर्चा थोड़ी देर में, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये क्या करेगा, मोरल कॉन्शियसनेस को जगाने में हेल्प करेगा कि यही चीज़ अच्छा है, लोगों का यही मानना है, सो आप इसी चीज़ को फॉलो करो। वेरी गुड, एक कन्विंसिंग होगा, परसुएट, मोरल वैल्यूज टू फॉलो। क्योंकि जब डेटा, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा आया कि 99% लोग ये बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं बाकी लोग को भी तो एक प्रेरणा मिल रहा है कि फॉलो करें, तो कन्विंस अदर पीपल टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मोरल वैल्यूज। यस, बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि ये तुम लोग का ये इनपुट है। और बताओ, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना स्टूडेंट, यदि ठंडा दिमाग से सोचा जाए तो आप बहुत सारे पॉइंट को अपने अंतरात्मा से इसमें भर सकते हो, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना। बट समय का तो कमी है, इसलिए ठीक है इतना लिख लो अच्छे से। और हमेशा स्टूडेंट और जो बच्चे लोग यूट्यूब से देख रहे हो उसके लिए भी हम बोलना चाहेंगे, बच्चे लोग देखेंगे ही, चाहे इस साल देखें, अगले साल देखें, 10 साल बाद देखें, हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट हो एथिक्स का तो एक पेज पूरा दिया करो, डिवोट किया करो, ताकि आप जब पढ़ोगे आपका ज्ञान और वर्धन होगा, तो उस समय और आप वैल्यू एडिशन कर सको। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट एक पेज में लिखना ज़्यादा बेटर है ये मेरे समझ से, ठीक है ना। ऑलवेज गिव स्पेस, इट इज ऑल अबाउट योर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स।
समझ गए ना? फर्स्ट कंप्लीट ना स्टूडेंट। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? मेटा एथिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मेटा एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मेटा एथिक्स, अच्छा, मेटा शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटा? क्या होता है मेटा का मतलब, जरा बताना हमको। मेटा मतलब जो बियॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल देखो, मेटाफिजिक्स सुने हो ना? अब मेटा जैसे पूरा फिजिक्स इस पे बेस्ड है, मैटर पे बेस्ड है, करेक्ट? द होल फिजिक्स, द होल साइंस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। तो मैटर आया कहाँ से? बियॉन्ड मैटर क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स। तो अब तो कहने का मतलब यहाँ पे भी तो वही बात होगा। तुम बोले जा रहे हो एथिक्स एथिक्स एथिक्स, एथिक्स होता क्या है? तुम बोले जा रहे हो ऑनेस्टी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी वर्ड का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब क्या है? भेग भी तो हो सकता है। क्या जो आज बोल रहे हैं ईमानदारी से काम करना, क्या ईमानदारी का डेफिनेशन क्या है? यानी कि ये बियॉन्ड जाके बात करेगा, ये बात करेगा आखिर ईमानदारी वाला चीज कैसे ह्यूमन बीइंग में आया, ओरिजिन क्या है उसका, कॉन्सेप्ट क्या है। देख रहे हो ना, ये हमेशा जो मेटा शब्द है हमेशा बियॉन्ड का बात करेगा। जैसे हम लोग, जैसे जो हमारा जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी में हम गॉड को सैक्रोसेंट मान लेते हैं। गॉड आए उसके बाद सब रचना हुआ। वो लोग ऐसा नहीं मानते हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। पाश्चात्य का जो दर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी ऐसा नहीं मानते हैं। वो जाते हैं कि उससे पहले क्या था। ऐसे गॉड यदि कोई चीज़ को बनाए हैं स्टूडेंट, तो कुछ चीज़ होगा तब ना बनाए हैं। ऐसे गॉड बना दिए यूनिवर्स को। यदि जब गॉड यूनिवर्स बना रहे होंगे तो उसको कुछ चाहिए ना। जैसे घड़ा बनाया जाता है, जब आदमी घड़ा बना रहा है तो भाई घड़ा का मटेरियल चाहिए उसको, तभी ना वो बनाएगा। तो उसके बारे में कौन बात करेगा? दैट इज कॉल्ड मेटा, बियॉन्ड जाके बात करना आपको, समझे? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो तरीके से हो सकता है स्टूडेंट, समझे? टू टाइप्स। एक को कहते हैं मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, और एक को क्या कहेंगे हम लोग? साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एथिक्स, साइकोलॉजिकल एथिक्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो साइकोलॉजिकल मेटा एथिक्स, ऐसे कह सकते हो मेटाफिजिकल एथिक्स। समझ गए ना? इसमें आप वर्ड मेटा शब्द यूज कर सकते हो, या आप सिंपली फिजिकल एथिक्स भी कर सकते हो, सॉरी साइकोलॉजिकल एथिक्स भी कर सकते हो। तो देखो, मेटा का मतलब क्या हुआ? शब्द का मतलब बियॉन्ड, शब्द का मतलब हुआ बियॉन्ड। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ एथिकल वैल्यूज। आखिर एथिकल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मीनिंग है उसका, और कहां से स्टार्ट हुआ, वो क्या कारण है उसका स्टार्ट होने का। समझ गए ना? तो इस कारण को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, मेटाफिजिकल एथिक्स से और साइकोलॉजिकल एथिक्स से। मेटाफिजिकल देखो, अब वो साइकोलॉजिकल है, ये फिजिकल है। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या लग रहा है तुमको? मेटाफिजिकल का मतलब क्या हो सकता है? यू टेल मी। हाँ, जैसे कि ऑनेस्टी बोलते तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Yes. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल्टी। यस। आखिर क्या चीज़ है जो लोग को मोटिवेट करता है मोरल बनने में? व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू फॉलो द मोरल पाथ? ठीक है, क्या है? ठीक है, व्हाट फॉलोस, यही ना हुआ जी। यू जस्ट सी द नोट्स, पिछले साल का नोट्स देखो। ऑब्जेक्टिविज्म और हाँ, रिलेटिविज्म बिल्कुल। मेटाफिजिकल एंड व्हाट अबाउट द साइकोलॉजिकल? इसके अंदर इगोइज्म एंड हेडोनिज्म, हाँ। रीजन एंड इमोशन, हाँ। मेल एंड फीमेल। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, एंड रिलेटिविज्म, ठीक है, करेक्ट। उसको आप फिर से डिवाइड कर सकते हो, फर्दर डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यस, यू शुड ऑल्सो गिव मी द इनपुट सो डेट आई कैन टीच इन अ बेटर वे। मेटा एथिक्स देखो,
मेटा एथिक्स समझ गए, जो बियॉन्ड है, कॉन्सेप्ट ओरिजिन, यानी कि ये बात यहाँ पे जरूर होना चाहिए, यही हुआ कहने का मतलब। तो यदि इसको हम मेटाफिजिकल को अब तोड़े तो दो भाग में तोड़ सकते हैं। पहले वो दो भाग में तोड़ने से पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को। बहुत सारे जो फिलोसोफर आए, बिल्कुल एथिक्स को डील करने वाले भी फिलोसोफर ही होंगे, एक से एक फिलोसोफर आए हैं धरती पे। यदि हम वेस्टर्न फिलोसोफर का बात करें तो एक से एक है ग्रीक के फिलोसोफर, सोफिस्ट भी आए हैं, उसके काउंटर में इधर हमारे सुकरात भी आए हैं। सुकरात का जीवन भर नहीं बना सोफिस्ट के साथ, समझे ना। और मैं यहाँ से कहानी बताना चाहूँगा इसको समझाने के लिए। सुकरात इज़ द फादर ऑफ एथिक्स, मगर सुकरात ने कोई अलग से एथिक्स एक सब्जेक्ट तो नहीं बनाया, मगर एथिक्स को कंसीडर करके अपने रचना में उन्होंने रखा है। सुकरात जिसको हम लोग फादर ऑफ एथिक्स भी कहते हैं। सुकरात का मानना है, सुक्रोट्स का मानना है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नॉलेज है। नॉलेज इज अल्टीमेट वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या है? सत्य, सत्व गुण। जैसे आदमी में 3 गुण होता है जी, सत्व गुण होता है, तामस गुण होता है और हाँ रजोगुण होता है, बिल्कुल रजोगुण। तो जो सत्व गुण है वो नॉलेज है। ऐसा किसका मानना है? सुकरात का मानना है। तो यानी कि सुकरात अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहे हैं, जो आदमी नॉलेजेबल आदमी है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है, और नॉलेजेबल आदमी ही स्टेट को एक आगे बढ़ा सकता है, राज्य को आगे बढ़ा सकता है। यदि नॉलेजेबल आदमी, अब कैसे पता चलेगा नॉलेज का? तर्क करके। सुकराती वो इंसान है जिन्होंने कहा था कि किसी भी आदमी का नॉलेज यदि परखना है तो उसके आंसर से नहीं, उसके क्वेश्चन से परखा जाता है। क्वेश्चन से कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है उस विद्यार्थी का। लेवल ऑफ क्वेश्चन से विद्यार्थी का इंटेलेक्ट, विद्यार्थी का समझ आ जाता है। बात समझे? सुकरात का मानना है। सुकरात ये भी कहते हैं कि जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं वो ज्ञानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर उसे तर्क करो, उसे तुम तर्क करो, और तब तक तर्क करो जब तक तुमको मिल ना जाए जिस चीज़ के लिए तुम तर्क करो, जब तक तुमको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। और यदि तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अब इसके वजह से क्या हुआ? बगावत हो गया यार। जो विद्यार्थी लोग हैं पूरा सुकरात का फिलोसफी पढ़ के लॉयर लोग को घेरना शुरू कर दिया, जज लोग को घेरना शुरू कर दिया, सब लोग। अब जज को पूछा जा रहा है कि अब ये बताइए फांसी क्यों दिया जाता है? मर्डर का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्डर? तो बोला कि अननोइंगली किसी को मार दे तो मर्डर है। तो बोला तो हमारे सिपाही लोग भी तो मारते हैं, तो उसको क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट देते हैं? तब फिर उन्होंने मॉडिफाई करके, जज ने मॉडिफाई करके डेफिनेशन दिया कि देखो कंट्री का बात है तो दूसरा विषय है, क्योंकि सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी का बात है, इसलिए ऐसा है। तो खुश नहीं हुए। मैसेज तो पहुंच चुका था कि विद्यार्थी लोग अब बदमाश हो गए हैं। और ये गया राजा के पास बात। राजा लोगों को लगा भाई क्या हुआ, हमारे तो पूरा मतलब कोई एक है सो कॉल्ड जिसको सुकरात कहते हैं, वो तो पूरा बच्चा लोगों को बिगाड़ दिया। और सुकरात तो ओपनली बोलता है कि जो ज्ञानी नहीं है उसका तुम इज्जत मत करो। ओपनली बोलते थे जो ज्ञानी नहीं है उसका इज्जत ही मत करो तुम, और जो ज्ञानी है उसका बहुत इज्जत करो, उसे सीखो। और इस हिसाब से में जब बच्चे लोग जब निकलेंगे तो समझ रहे हो ना किस भावना से निकलेंगे। बच्चे लोग का जो टेम्पटेशन होता है अंदर। और उस समय जो काउंटर में जो चल रहे थे इनके सुकरात का, वो सोफिस्ट थे। सोफिस्ट लोग, अभी मैं सोफिस्ट का भी फिलोसफी बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि सोफिस्ट फिलोसफी को बहुत अच्छा काउंटर प्लेटो ने किया है। तो आगे बढ़ा, बाद में देखो बेचारे चले गए। सुकरात को जहर दिया गया है, वो जहर पिए, वो जीवन त्याग दिए वहाँ पे। तो इसलिए बहुत बड़े फिलोसोफर ये बोल जाते हैं कि धरती तो तभी मर गया था जब सुकरात जैसे फिलोसोफर को मारा गया, और अभी धरती पे जो भी थोड़ा सा भी आदमी का सभ्यता है वो सुकरात का ही ब्लड का चीज़ है जो हमारे अंदर अभी आया है। धरती तभी ख़त्म हो गया था, मानवता तभी ख़त्म हो गया था जब सुकरात को मौत दिया गया।
और आज जितने भी वंशज है, आज जितने भी आज हम लोग हैं, सब उनके मेहनत से ही लोगों में वो ट्रांसमिट हुआ है। सुकरात के बारे में इतना कुछ बोला जाता है, बात समझे। तो यहाँ पे जो विषय है स्टूडेंट, मेटाफिजिकल एथिक्स में, बताओ तो इसका क्या टॉपिक था इसका? हाँ बिल्कुल, तो मेन बिल्कुल यहीं आना चाह रहे थे हम। तो देखो सबसे बड़ा सवाल है कि जो एथिकल कॉन्सेप्ट, ये तो समझ गए ना ये सुकरात का, तो जो एथिकल कॉन्सेप्ट है क्या ये एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, क्या ये इटर्नल ट्रूथ है, यानी कि सब पे लागू होने वाला चीज़ है, या फिर ये ह्यूमन कन्वेंशन है? बात समझे। इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या ये इटर्नल ट्रूथ है? इटर्नल ट्रूथ समझते हो ना, कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कोई इसको नकार ना सके, उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूटिज्म। समझे ना, जहाँ पे कोई नहीं, उसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिविज्म। एब्सोल्यूटिज्म बोलो या ऑब्जेक्टिविज्म बोलो, बात एक ही है स्टूडेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिज्म या फिर ऑब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म या ऑब्जेक्टिविटी, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो क्या ये जो बनाया गया एथिक्स, जो बनाया गया, जो एथिक्स हमारे पास है, क्योंकि सवाल तो ये भी तो है ना स्टूडेंट, ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट, तो कहाँ से आया? क्या ये इटर्नल ट्रूथ है, ये पूरा धरती को ही मिला है और सब जगह ही लागू होगा? तो एक हो सकता है कि हाँ भाई इटर्नल ट्रूथ है, ये भगवान ने ही बना के दिया है इसको, और जो है वो मानो चुपचाप बैठ के, टेंशन ज़्यादा मत वो करो। दूसरा क्या हो सकता है, ये ह्यूमन कन्वेंशन भी हो, या ह्यूमन का इन्वेंशन हो, इंसान ने खुद बनाया हो अपने सहूलियत के लिए, ताकि ठीक से तुम्हारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लोग चल सके। डिबेट होगा ना इस चीज़ को लेके कि ये खुदा ने बनाया है कि इंसान ने बनाया है। खुदा ने बनाया तो इटर्नल ट्रूथ है जो सभी जगह लागू होगा, और इंसान ने बनाया है तो इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए बनाता है कोई भी चीज़। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिविज्म या सब्जेक्टिविज्म। उसमें भी वही वर्ड दिया गया है, सब्जेक्टिविज्म। ठीक है, तो बिल्कुल सब्जेक्टिविज्म इज नथिंग बट इज ए रिलेटिविज्म। अब बच्चे लोग यहीं पे सोफिस्ट फिलोसॉफी आ जाएगा। सोफिस्ट और अरिस्टोटल, और इसको पूरा मानने वाले जो इटर्नल ट्रूथ थे, इसको मानने वाले प्लेटो थे। प्लेटो जो बहुत बड़े शिष्य हुए हैं सुकरात के, ठीक है, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं सुकरात के। अब प्लेटो ने बहुत कुछ फिलोसॉफी पे लिखा है स्टूडेंट, बहुत ज्ञानी पुरुष। तो प्लेटो कहते थे कि जितने भी एथिक्स है ये सब इटर्नल ट्रूथ है, चुपचाप मानो इसको, ठीक है ना, कोई विवाद नहीं है। इनके जो शिष्य हैं, अब देखो प्लेटो, जैसे मैंने कहा प्लेटो का पंगा होता था सोफिस्ट फिलोसोफर लोग के साथ, तगड़ा पंगा था। एक तो पहले ही सुकरात पानी पिला कर बैठे हुए हैं सोफिस्ट लोग को, बनता नहीं था बिल्कुल। और इनफैक्ट सुकरात का इतना बड़ा कद था स्टूडेंट कि जो सोफिस्ट फिलोसॉफी वाले जो विद्यार्थी थे वो भी सुकरात का इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। पूरा एथेंस में, पूरा ग्रीस में कोई सबसे फेमस था अपने टाइम में तो वो सुकरात था। सुकरात का कद बहुत बड़ा था, समझे। जो इनका एंटी वाला जो फिलोसॉफी चल रहा है उसके भी विद्यार्थी इनको मानते थे। इतना ज़्यादा, समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा बड़े फिगर थे उस समय। अब सोफिस्ट का क्या मानना है, सोफिस्ट का क्या विचारधारा है? सोफिस्ट के हिसाब से जो मोरल वैल्यूज वो है जिसमें हमको मजा आए, यानी कि जो करके हमको मजा आए। तो प्लेटो ने क्या बोला पता है? प्लेटो ने बोला कि हमको गरियाने का मन कर रहा है, हमको गाली देने का मन कर रहा है तुमको। तो बताओ मोरल वैल्यू हो सकता है ये किसी के लिए? हमको मन कर रहा है कि हम तुमको गाली दें, लेट अस अज्यूम कि हमको मन कर रहा है और तुमको गाली देंगे तो हमको खुशी मिलेगा। क्या किसी का मोरल वैल्यू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो आपको प्लेजर दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपका क्या होगा, मोरल वैल्यूज होगा। इसका कौन खंडन किए थे? प्लेटो ने खंडन किए थे। तो यानी कि ऑनेस्टी, ये सब एब्सोल्यूट चीज है, इटर्नल ट्रूथ है, यू हैव टू फॉलो दिस वन। और ऐसा नहीं कि जो चीज तुमको अच्छा लग रहा है वो वही सही है। अरे आपको जो अच्छा लग रहा है, रियलिटी और एग्जिस्टेंस में अंतर है स्टूडेंट। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। हो सकता है बहुत सारा चीज़ रियलिटी वाला एग्जिस्ट ना करता हो, और बहुत सारा जो चीज़ एग्जिस्ट करता हो सकता है वो रियलिटी ना हो। जैसे तुमको अभी दिख रहे हैं हम, हो सकता है ये रियलिटी ना हो, बस एग्जिस्टेंस हो इसका। अब बहुत सारा चीज़ तो तुम नहीं जानते हो, एग्जिस्टेंस नहीं है, बट रियलिटी है कि नहीं है? तो
इसका भेद समझो, समझे। और जहाँ तक सवाल है सब्जेक्टिविज्म का, यानी कि कोई भी चीज़ रिलेटिव होता है, तो सोफिस्ट बोल ही रहे हैं, सोफिस्ट फिलोसफी, सोफिस्ट सोफिस्ट फिलोसफी इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। और एट द सेम टाइम एक बहुत बड़े स्टूडेंट, इससे बड़ा ज्ञानी पुरुष कभी नहीं आया धरती पे, जिसका नाम है अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल देखो अपने ज़माने के सब धुरंधर लोग हैं ये। सुकरात का कहोगे तो लगेगा सबसे बड़े यही फिलोसोफर रहे हैं, अनडाउटली बहुत अच्छे। और जो भी डिफेक्ट था वो डिफेक्ट पूरा किसने किया? प्लेटो ने किया। अब प्लेटो का जो डिफेक्ट है वो पूरा कौन करेंगे? अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल सबसे ज़्यादा विद्वान में उनका रैंक आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल ने लगभग 400 किताब लिखा है स्टूडेंट। और इंसान को जो भी एरिया टच करता है, जो भी सब्जेक्ट टच करता है, सब पे उन्होंने किताब लिखा है, चाहे साइंस हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे सोशोलॉजी हो, कुछ भी चीज़, सबका नॉलेज रखते थे अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल अपने गुरु से खुश नहीं थे। अब मैं गुरु का, जब गुरु शिष्य का परंपरा है, तो मैं ईस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। हमारा ईस्टर्न फिलोसफी में क्या है, हमारा जो पश्चिम वाला जो दर्शन है उसमें क्या है? इसमें हम लोग ये बोलते हैं जो गुरु बोल दिए वही ज्ञान, इटर्नल ट्रूथ है। गुरु जो वेद जो बोला है तो बोला है, तुम काहे अपोज करेगा उसको? वो जो है सो है, गुरु बोल दिया हो गया, सब सही है। मैं ये लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी में ऐसा नहीं माना जाता है। गुरु गलत हो सकते हैं। गुरु का ज्ञान पे काम करो और उसमें जो त्रुटि है उसको कंप्लीट करो, और इससे गुरु नाराज नहीं होंगे, गुरु खुश होंगे। ये परंपरा है वेस्टर्न फिलोसफी में। और वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाता कि एज पर द अथर्वा वेदा, नो, व्हाट अबाउट योर लॉजिक, व्हाट अबाउट योर लॉजिक। हमारा जो ईस्टर्न फिलोसफी पूरा गॉड के आसपास टिका हुआ है, ये तो गॉड को मान ही नहीं रहा। ये भी डिफरेंस, बात समझे। तो ये जो प्लेटो है, सॉरी अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल बोलते हैं कि हमारे जो गुरु से भी गलती हो गया, प्लेटो से भी गलती हो गया। प्लेटो बहुत कुछ बोल दिए, मगर प्लेटो ये नहीं बताया कि वो आइडिया आता कहाँ से जिसके वजह से हमें फॉलो करना पड़ता है। व्हाट अबाउट द आइडिया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट आइडिया। कोई भी चीज़ क्रिएशन हो रहा है उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो तो प्लेटो बोल ही नहीं पाए। और जो प्लेटो ने सोफिस्ट फिलोसफी को जो नकारा है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविज्म वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, एथिकल वैल्यू में रिलेटिव वाला चीज़ भी आएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने गुरु का जो भी कार्य था उस पर काम किया, एट द सेम टाइम सोफिस्ट वाला फिलोसफी को भी इंटीग्रेट किया है। तो समझ रहे हो ना, इन्होंने सोफिस्ट फिलोसफी को नकारा नहीं है। तो इसलिए मैं इधर यदि मैं अरिस्टोटल का नाम दे दूं, अरस्तु का नाम दे दूं, तो गलत नहीं होगा। अरिस्टोटल, समझ गए ना। तो हो सकता है जो आपका एथिक्स है, जो आपका मोरल वैल्यूज़ है, आखिर किस पे बात कर रहे हैं? मोरल वैल्यूज़ पे ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो हो सकता है मोरल वैल्यूज़ आपका क्या है, ह्यूमन कन्वेंशन हो सकता है, और आदमी अपने हिसाब से मोरल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और तिरस्कार करता है। इसमें क्या है कि ये क्या है, इटर्नल ट्रूथ है, गॉड ने दिया है। अच्छा, प्लेटो गॉड पे बात करते थे, सोल पे बात करते थे। प्लेटो का मानना यही था, जैसे हमारे ईस्टर्न फिलोसफी में हम गुनास का बात करते हैं, गुण का बात करते हैं। सद्गुण होता है ना, तमस गुण होता है और राजस गुण होता है। यदि सद्गुण ज़्यादा हो तो अच्छी बात है ना, गुडनेस, कामनेस, वो सद्गुण है, दैट इज अ वर्च्यू। एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी तो यूज़ नहीं किए हैं, मगर ठीक से एनालिसिस करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो इंडियन फिलोसफी बोल रहे हैं यहाँ पे सेम चीज़ वहाँ बोला जा रहा है दूसरे तरीके से। बात समझे ना। तो यहाँ पे मेन बात है कि आखिर जो ब्यूटी होता है, सत्य क्या है तुम्हारा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य ही है ना गुड है, सत्य ही ब्यूटी है। सत्य के तलाश कर रहा है। सत्य कैसे तलाश होगा? सत्य बाहर से तलाश नहीं होगा, सत्य तो छुपा हुआ है, एग्जिस्टेंस आपका नहीं है, क्योंकि रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस में अंतर है स्टूडेंट। और वो कैसे होगा? वो चेतना से होगा, वो आपके कॉन्शियसनेस से होगा, प्लेटो मानते थे। और चेतना, और वो इस तलाश में लग जाता है, परफेक्शन के तलाश में लग जाता है, परफेक्शन के तलाश में। आई एम कवरिंग द फिलोसफी क्लास स्टूडेंट एक्चुअली, बात समझे ना। थोड़ा बैठे हो पीछे, वो थोड़ा सब्सटेंसियस करना, तुम कोशिश करना समझने का। जब चेतना परफेक्शन के तलाश में होता है तो वो जो माया बंधन से वो दूर हो जाएगा फिर, जिसको हम लोगों ने मोक्ष कहा है,
पश्चिम फिलोसॉफी में। और यहाँ पे भी कहा है कि आप उस चीज़ से, आप रिबर्थ वाला चीज़ से आप हट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तो उसके लिए सद्गुण ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए वर्च्यू होना चाहिए, उसको वर्च्यू बता दिया गया है यहाँ पे। समझ गए? होप सो समझ में आ गया होगा ये सभी चीज़। साइकोलॉजिकल मेटा एथिक्स, देखो साइकोलॉजिकल यानी कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है? आपका सोचने का तरीका, आपका इमोशन, आपका फीलिंग, आप क्या सोचते हो उस सिचुएशन में, आपका फीलिंग। अब बहुत सारा चीज़ करके आपको बहुत अच्छा लगता है, नहीं? एक गरीब का हेल्प करते हो तो कितना अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना स्टूडेंट, गरीब का हेल्प करने से। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई एथिकल वैल्यूज करने से आपका इंटरेस्ट पूरा हुआ, ऐसा भी होता है, आपका अपना इंटरेस्ट पूरा हुआ, करेक्ट। कई बार ऐसा भी होता है कुछ चीज़ कर रहे हो तो बहुत प्लेजर मिल रहा है, वही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, और कई बार हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट बेनेवोलेंस, काइंडनेस है। जैसे हम किसी अभी वृद्ध महिला को देखेंगे चलते हुए और वो गिर गई तो जल्दी दौड़ के जाकर उठा देंगे, क्यों? वो इंस्टिंक्ट बेनेवोलेंस है, इसके लिए इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है हमें, समझे ना? उसके लिए हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना आदमी बिना पढ़े आदमी भी कर सकता है, क्यों? वो इंस्टिंक्ट बेनेवोलेंस, काइंडनेस अचानक उमड़ पड़ा आपके अंदर, क्यों? आप ह्यूमन बीइंग हो इसलिए। सुकरात ने ये बात जरूर कहा है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में एक ही अंतर है कि उसको पता है कि उसको कहाँ पे क्या करना है। ह्यूमन बीइंग को, और वो कैसे दिलाएगा, वो कैसे आता है? वो विजडम से आता है, वो नॉलेज से आता है। तो ये जो बच्चे लोग क्या है इसमें क्या बताएं? फर्स्ट में आपका किससे हो सकता है बताओ? हाँ, इगोइज्म। इगोइज्म का मतलब है आपका सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट, आपका अपना मन था इसलिए आपने एथिकल वैल्यूज को फॉलो किया। आपका अपना मन है, आपका अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ है, सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट है आपका, आपको अच्छा लग रहा है आपका, और इस हिसाब से आप हैप्पी हो जा रहे हो, आप खुश हो जा रहे हो इस हिसाब से। बात समझे ना? दूसरा है आपके अंदर कौन सा भाव है? हेडोइज्म का, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब कि आपको ये करने में बहुत प्लेजर मिल रहा है, बहुत हद प्लेजर मिल रहा है। जैसे एक टीचर को टीचिंग करने में हद प्लेजर मिलता है, हद मिलता है। बात समझे? तो इट इज़ अ प्लेजर मिल रहा है, हेडोनिज्म मतलब प्लेजर मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग द एथिकल वैल्यूज। आप इसलिए एथिकल वैल्यूज को आप फॉलो कर रहे हो। एंड थर्ड वन इज अल्ट्रुइज्म, ALTRUSUISM। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंस्टिंक्ट काइंडनेस, अचानक आपके अंदर काइंडनेस उमड़ पड़ा और ऐसे सिचुएशन को आपने डील करने के लिए एथिकल का रास्ता चुना है। तो बच्चे लोग एक बात समझ में आ गया है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ऑनेस्टी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, क्योंकि पूरा बात तो यही है कि व्हाट इज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से स्टार्ट होता, आता कहाँ से, इससे समझे ना? क्या ये अब एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? इससे होप से समझ में आ गया होगा मेटा एथिक्स। हाँ, रीजन एंड इमोशन इसी का पार्ट है। हाँ, साइकोलॉजी में बिल्कुल मैं वो ऐड कर देना चाहता हूँ। एक क्या आ सकता है साइकोलॉजी में, एक चीज़ ये भी आ सकता है, इसी के अंदर आ सकता है, एक ले लो, रीजन एंड इमोशन, कारण और इमोशंस। हमारे इमोशंस भी हमसे क्या करवाते हैं? अच्छे अच्छे एथिकल वैल्यूज करवाते हैं। एक गरीब आदमी है, उसको देखा तुम कि 2 टाइम खाना नहीं खाया है, हो सकता है आपके अंदर इमोशन ओवर आए एंड यू विल हेल्प। बात समझे? मैं पूरा वो पिछले साल की तरह उसको पूरा ओपन नहीं करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं है सिविल सर्विस में। होप सो समझ में आ गया होगा, समझे? और जहाँ तक सवाल है साइकोलॉजिकल मेटा एथिक्स का, तो ये बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा स्टूडेंट, एथिक्स जो है, एक जो एरिया है, उसको पुरुष अलग तरीके से देखते हैं और महिला अलग तरीके से देखती है। जैसे करेज जो है, करेज पुरुष में अलग डिग्री में पाया जाएगा और महिला में अलग डिग्री में पाया जाएगा, अलग डिग्री में पाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष का ज़्यादा करेज होता है, मैं बिल्कुल ये बात से मैं इनकार करता हूँ, मैं और इसको ओके भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर से, क्योंकि प्लेटो ने कहा था
कि करेज पहचानने का तरीका बहुत हो सकता है। करेज का मतलब यही नहीं कि हम हाथ में तलवार लेके जाके टाइगर को मारें, ये करेज नहीं है, ये मूर्खता हो सकता है। टाइगर क्यों मारने जा रहा है तुम? क्यों इतना पागल ही है तुम मारने के लिए जा रहे हो? तुमको पता है तुमसे ज़्यादा ब्रेव है वो, तो पागल है तुम। करेज का मतलब ये भी हो सकता है, देखो उनके वर्ड में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मान लो कि एक विधवा लेडी है, एक बेसहारा लेडी है, और एक ऐसा जगह पर रह रही है जहाँ पे जो लोग सब है वो बदमाश है, और उसके बावजूद भी महिला अपनी डिग्निटीफाइड लाइफ को जी रही है। उससे बड़ा करेज कुछ नहीं हो सकता। तो जो करेज वाला चीज़ है वो मेंटल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, फिजिकल से नहीं। मेंटल करेज इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फिजिकल करेज। मार देंगे गुस्सा से, ये नहीं। उस चीज़ को कैसे हम लेंगे, हैंडल कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ा करेज होता है एज पर प्लेटो। एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एथिकल वैल्यूज़ है या जो किताब बने, अब ज़्यादातर जो किताब बने हैं पूरा एथिक्स में, वो मेल के चश्मा से बना है। मेल डोमिनेट किया है, सुकरात, प्लेटो, सब मेल ने डोमिनेट किया है। यदि फीमेल भी फिलोसॉफी को लिखना शुरू कर दे, लिखती है, अब मैं ये इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि फीमेल फिलोसोफर नहीं, बहुत सारे फिलोसोफर है। यदि तादाद बढ़ जाए, रेशियो बढ़ जाए फीमेल फिलोसोफर का, तो जो फिलोसॉफी को देखने का जो चश्मा है, जो एथिक्स का देखने का चश्मा है, उसमें बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी का डेफिनेशन महिलाओं के लिए अलग हो सकता है एज कंपेयर टू काउंटर पार्ट मेल। बात समझे स्टूडेंट? तो इस चीज़ को भी समझ लेना है। चलो इसको लिख लो, अपने अपने पॉइंट में लिख लो इस चीज़ को कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल का जो एथिक्स है वो डिफरेंट होगा। मेल एंड फीमेल का एथिक्स डिफरेंट होगा। ये मेरे लिए सौभाग्य है स्टूडेंट, कि मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। ठीक है, मैं मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसा विषय को पढ़ाने का मौका मिलता है हमें भी। ठीक है ना, और इससे जो ज्ञान वर्धन होता है पर्दे के पीछे तैयारी के दौरान, उससे दिल बहुत खुश हो जाता है। चाहे तुम उसको सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट कहो, चाहे तुम उसको हेडोनिज्म कहो, चाहे कोई भी नाम दे दो तुम, समझे? और पढ़ो तो ऐसा लगे कि मज़ा आए ना। मेरा ऐसा मानना है कि मज़ा आना चाहिए, प्लेजर आना चाहिए। कोई भी काम करते वक्त मज़ा नहीं आ रहा है, रो रहा है, सो रहा है, तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे। चलो ये मेटा एथिक्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स का। नॉर्मेटिव एथिक्स, अच्छा बच्चे लोग, कल हम लोग नॉर्म नहीं देखे थे क्या? कल नॉर्म जाने थे ना? हाँ, डिक्टेटेड और फिक्स बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ताकि स्टैंडर्ड बिहेवियर फॉलो कर सके। और हम लोग बात किए थे कि नॉर्म कैन बी और एथिकल वैल्यूज, और नॉर्म एथिकल वैल्यू नहीं भी हो सकते, जैसे सोशल कल्चरल जो नॉर्म्स था, है ना। तो कल हम लोग नॉर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, वहीं से उठाएंगे इस चीज़ को। नॉर्मेटिव एथिक्स। स्टूडेंट, नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब आपको ये करना होगा, देयर इज सम नॉर्म्स, यू हैव टू फॉलो दिस वन। इसलिए हम इसको प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स। यानी कि व्हाट टू डू, क्या आपको करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या आपको नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। समझ गए ना? ये है नॉर्मेटिव एथिक्स। और क्यों, फॉर व्हाट रीजन? टू फॉलो अ स्टैंडर्ड बिहेवियर व्हाइल डूइंग योर वर्क। आप अपना जब कार्य कर रहे हैं तो उस समय आप एक स्टैंडर्ड बिहेवियर के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? नॉर्मेटिव एथिक्स को फॉलो करना होता है। फर्दर, नॉर्मेटिव एथिक्स कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। यहाँ पे भी वही मजा है। देखो, वर्च्यू एथिक्स,
वर्चू एथिक्स, हाँ वर्चू एथिक्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट बताओ? यस, ड्यूटी एथिक्स। एंड लास्ट वन इज योर कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, इसको अभी अलग अलग नाम देंगे, डोंट वरी, एक ही साथ लिखा रहे हैं, समझे? एक साथ हम कर रहे हैं। देखो इसको पहले लिख लो। अच्छा ये देखो तो, ये थोड़ा सा इसमें पिन मारो तो इसको, इसके अंदर वर्चू एथिक्स, ड्यूटी एथिक्स एंड कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, ये तीनों जो चीज़ है, ये तीनों एथिक्स है और नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर ही आता है स्टूडेंट, समझे? वर्चू एथिक्स सुना सुना लग रहा है ये? वर्चू एथिक्स, अरे प्लेटो ने यही तो काम किया है। उन्होंने कहा है कि गुरुजी क्या किए, एक ही साथ बता दिए फिलोसॉफी में एथिक्स। और गुरुजी बोल रहे हैं, यानी कि सुकरात जो बोले हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, ये गलत है। एक नॉलेजेबल आदमी भी गलत काम कर सकता है, एक नॉलेजेबल आदमी भी एटीएम को लूट सकता है, एक नॉलेजेबल व्यक्ति भी साइबर क्राइम कर सकता है। तो हम कैसे मान लें कि नॉलेज हमेशा वर्चू ही होगा? हाउ कैन वी से दैट नॉलेज इज अ वर्चू? नॉलेज वर्चू नहीं है, विजडम इज वर्चू, विजडम इज वर्चू, जस्टिस इज अ वर्चू, करेज इज अ वर्चू। और यहीं पे इन्होंने एक बड़ा फिलॉसफी दे दिया जिसको हम कार्डिनल वैल्यूज कहते हैं। 4 कार्डिनल वैल्यूज, कार्डिनल मतलब फंडामेंटल वैल्यूज। देखो प्लेटो, बिल्कुल वर्चू एथिक्स प्लेटो ही लाए हैं, ठीक है? तो यदि मैं कह दूं कि फादर ऑफ वर्चू एथिक्स प्लेटो है तो गलत नहीं होगा बोलना। यहां पे हम लोग स्टूडेंट समझते हैं, देखो सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छा, कामनेस, गुडनेस। जो आत्मा है, आत्मा जो है, चेतना हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा सही चीज़ के फिराक में रहता है, यानी कि सही चीज़ के तलाश में रहता है, रियलिटी के तलाश में रहता है। और जो बाहर का दुनिया है वो रियलिटी नहीं है। बाहर का दुनिया क्या है? रियलिटी नहीं, वो बदल जाएगा, वो एग्जिस्टेंस है केवल। तो जो चेतना, जो हमेशा वो सही चीज़ का तलाश करेगा, वो परफेक्शन चीज़ का तलाश करेगा, और चेतना कभी गलत नहीं हो सकता है, समझे स्टूडेंट? कॉन्शियसनेस कभी गलत नहीं हो सकता आपका। और चेतना जो चीज़ का तलाश कर रहा है, चेतना जो चीज़ का तलाश कर रहा है, और जो मोरल वैल्यूज वहाँ पे शामिल है, वो सभी फंडामेंटल मोरल वैल्यूज है, उसको आप नकार नहीं सकते, इसलिए एब्सोल्यूट है वो। और वहीं पे फिलॉसफी दिए थे 4 कार्डिनल वैल्यूज। तो वर्चू एथिक्स, अब वर्चू एथिक्स में देखो, और हाँ ये चीज़ भी बताना जरूरी है, जैसे कि ये देखो समझो, ये विद्यार्थी और टीचर से रिलेटेड ही है, क्योंकि फिलोसोफर इज अ टीचर। सुकरात टीचर है, प्लेटो टीचर है, अरिस्टोटल कुल तुम्हारा सिकंदर के टीचर है, अलेक्जेंडर के टीचर है, ठीक है ना? मैं तो बहुत छोटा चीज़ हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फिलोसोफर इज ऑलवेज टीचर, फिलोसोफर टीचर ही होते हैं। अब देखो समझो, प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने यह कहा था कि खाली पढ़ाने से नहीं होगा, बच्चे लोग को मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रैक्टिस में लाओ, उसको ऐसा ट्रेनिंग दो कि वो उसको प्रैक्टिस में उतर जाए। यानी कि लर्निंग द रूल इज यूजलेस। अब जो रूल्स लर्न कर रहे हो, टीचर बोल रहा है, बड़ा बड़ा चीज बोल रहा है कि एथिकल वैल्यूज फॉलो करो, ये फॉलो करो, सब व्यर्थ है, सब जीरो है। हो सकता है कि टीचर का दिल जीतने के लिए बड़ा बड़ा बात कर दिया विद्यार्थी, अपना चला अंदर में तो पूरा तुम्हारा खाई है, अंदर कुछ अंदर एथिकल वैल्यूज नहीं है, जीरो 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 बेटा जीरो है वो। मैं ऊपर ही क्या है, तो फिर चेतना में गया कहाँ? फिर तो यहाँ तो चेतना का बात है, यहाँ तो कॉन्शियसनेस का बात है। तो कैसे इस वैल्यूज को कॉन्शियसनेस तक जोड़ा जाए, ये भी प्लेटो बोलते हैं। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अरिस्टोटल बोले हैं। तो अरिस्टोटल बोले उसके लिए एजुकेशन। और कैसा एजुकेशन? स्टेट के द्वारा एजुकेशन, प्राइवेट के द्वारा नहीं, क्योंकि प्राइवेट जब एजुकेशन देगा उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, वो कॉमर्शलाइजेशन होगा। और जो स्टेट एजुकेशन देगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगा, क्वालिटी एजुकेशन। देखो बात तो एजुकेशन में पहुंचा ना,
हमारे भारत में ऐसा नहीं है। ईस्टर्न फिलोसफी में बिल्कुल ऐसा नहीं। ईस्टर्न फिलोसफी में बोल दिया है कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ गलत है। मगर कैसे पहुंचाओगे लोगों तक, इसके बारे में साधन नहीं बताया गया है इंडियन फिलोसफी में। मैं वहाँ पे बताया गया, और वो बताने वाले अरिस्टोटल थे, आके उन्होंने जोड़ा है इस चीज़ को कि क्वालिटी एजुकेशन दो, स्टेट द्वारा एजुकेशन दो। और इनफैक्ट प्लेटो ने तो एक अपना ही स्टेट ही बना दिया जिसको कहते हैं ऑटोपियन स्टेट। और वो उनका ही फिलोसफी ऑटोपियन फिलोसफी है। ऑटोपियन मतलब जो कभी हो नहीं सकता है, असंभव चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा था कि फिलोसोफर स्टेट को चला रहे हैं, फिलोसोफर मुखिया है, फिलोसोफर कुर्सी पे बैठा हुआ है, एंड फिलोसोफर क्या कर रहा है, देश को चला रहा है। क्या संभव है? अरे जो राजपाट में बैठे हैं लोग, वो कहाँ चलने देंगे फिलोसोफर को? और इसलिए अरिस्टोटल इस बात को जोड़ते हुए बोलते हैं कि जो राजपाट में जो बैठे हैं उसका जो एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए वो सबसे तगड़ा होना चाहिए, सबसे तगड़ा होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी स्टेट के लिए। मैं स्टेट का बात कर रहा हूँ तो मैं बिहार और पूरा इंडिया का भी बात कर रहा हूँ। और उसका सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, और सम्मान के लिए वो कद होना चाहिए उनके पास। और यदि मैं प्रेजेंटली अभी मैं नितिन गडकरी का बोल दूंगा तो कोई गलत बात नहीं होगा, अपना जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं निष्ठा से। उसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर भी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा होगा तभी जाके ये मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज बच्चे लोग में ट्रांसफ्यूज हो पाएगा। अदरवाइज जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो अपना ही अपना अलग अलग चीज़ को बता देगा। जैसे कहीं पे कोई बोलेगा टीचर कि हमको शिवाजी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और कोई बोलेगा कि हमको कुंवर सिंह पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो सिलेबस तो अलग हो गया दो। मगर जब स्टेट सोचेगा कि यूनिफॉर्म है तो भाई तुमको कुंवर सिंह भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको शिवाजी भी पढ़ना पड़ेगा, बराबर पढ़ाओ उसको, तुम्हारा अपना इंटरेस्ट क्या होता है। तब उसे क्या होगा कि सभी बच्चे में बराबर का ज्ञान जाएगा। तो बराबर का यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है सिलेबस में, और उसके लिए स्टेट ही कर सकता है। इसलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि टोटल एजुकेशन का कंट्रोल टोटल स्टेट लेके चले तो ज़्यादा बेटर है। यानी इस बात को हम मानते हैं ना, ये बात अभी 21वीं सदी में भी सार्थक है कि नहीं है बताओ तो? अभी भी सार्थक ही है चीज़। बात समझे स्टूडेंट? तो वर्चू एथिक्स गिवन बाय प्लेटो। किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। और उन्होंने इसको 4 कार्डिनल वैल्यूज बताया था। कार्डिनल का मतलब होता है स्टूडेंट फंडामेंटल, बेसिक्स। फर्स्ट देखो विजडम चेतना से जुड़ा हुआ चीज है, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ चीज है, जिसको हम लोग कहते हैं विवेक। बुद्धि से ऊपर का चीज है, ये ब्रेन से ऊपर का चीज है, माइंड से ऊपर का चीज है। सेकेंड करेज, थर्ड वन विजडम, करेज, थर्ड वन बताओ टेम्परामेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परामेंट्स। हाँ, TEMPERANC। एंड लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस। अब देखो मैंने जस्टिस को सबसे नीचे रखा है, कायदे से मुझे सबसे ऊपर रखना चाहिए था जस्टिस को। मैं एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने जस्टिस को नीचे रखा है स्टूडेंट। देखो अब ये चारों समझो, क्योंकि ये चार तो बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अपना गुरु को खंडन किया है उन्होंने कहा नॉलेज इज नॉट वर्चू, नॉलेज वर्चू हो ही नहीं सकता है। यदि वर्चू है तो ये चारों चीज़ है। और इसी पे 4 कार्डिनल वाला लेके आगे वो फिलोसफी प्लेटो। तो प्लेटो कहें कि ये जितने भी चीज़ जुड़ा हुआ है, चारों चीज़ वो अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, चेतना से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ यदि चेतना से जुड़ा हुआ है, आपके सोल से जुड़ा हुआ है, तो गलत नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट है। क्योंकि चेतना इसलिए है कि आप सच्चाई का तलाश कर सको, आप परफेक्शन की ओर जा सको, अब ये माया बंधन जो है उससे आप दूर हो सको, इसलिए ये चेतना है। अब जैसे एक फर्स्ट बात करते हैं विजडम मतलब आपका विवेक। तो जो विवेकशील आदमी है वो हमेशा अच्छा काम करेगा। तुम्हारे पास इतना भी विवेक नहीं था कि तुम ऐसा कर दिया, तो विवेक पे भी सवाल उठता है। यानी जो विवेकशील आदमी है वो अच्छा हमेशा काम करेगा। अब विवेक क्या होता है? बुद्धि को सही जगह पे इस्तेमाल करना, एप्लीकेशन। नॉलेज क्या है बाबू? नॉलेज तो रट लेगा तुम। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज, हाँ, डेटा स्टोर कर लिया, नॉलेज दौड़ रहा है फालतू का। यूपीएससी विद्यार्थी का भी तो यही तो टेंशन है, खूब पढ़ लिया, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा नहीं बनता, इंटेलेक्ट नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे इंटेलेक्ट।
पढ़ने से इंटेलेक्ट नहीं बनता है। वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आप जो भी पढ़ रहे हो, हाउ टू इम्प्लीमेंट, और कैसे आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट करो। कितना दिन से चिल्ला रहे हैं हम ये सब चीज़, हाँ, दैट्स कॉल्ड विजडम। तोता मैना से पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं अभी भी क्रिटिसाइज करता हूँ इस चीज़ को। मैं देखता हूँ कई बच्चे लोग बहुत पढ़ते रहते हैं। पढ़ो, अच्छी बात है, आगे पढ़ के ही बनोगे वो सब चीज़। मैं एट द सेम टाइम तुमको ये भी पता होना चाहिए पढ़ने की वजह से तुम्हारा दिमाग चेंज हुआ है पहले से, और सही दिशा में जा रहे हो। पढ़ने के बाद भी नेगेटिव वैल्यूज कैरी करते हो तो बहुत कुछ पढ़ नहीं रहा है। पढ़ाई के ऊपर अभिशाप है तुम्हारा ये एक्टिविटी। विजडम, समझ गए ना? विजडम मतलब जो सच्चाई करवाएगा आपसे, परफेक्शन की ओर ले जाएगा। क्यों? वो चेतना से जुड़ा हुआ चीज़ है। सेकंड देखो करेज। अरे करेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आखिर ये करेज ही है। देखो हमारे भारत में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल रिवर का दिया जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल। रिवर बह रही है, लाइन में है अपना, बीच में कोई भी चट्टान आया उसको भी तोड़ते हुए निकल जाएगी। वो करेज है, वो करेज, दैट इज कॉल्ड करेज। जीवन में जो जिसके पास बहुत कम करेज वो लोग सुसाइड भी कर लेता है ना? वो करेजियस पर्सन नहीं है, उसके अंदर वैलर नहीं है, उसके अंदर फॉर्टिट्यूड नहीं है। जो करेजियस होते हैं वो हर विपरीत परिस्थिति, क्योंकि करेज तो विपरीत परिस्थिति में ही दिखता है आदमी का। नॉर्मल कंडीशन में तो करेज पता नहीं चलेगा ये। और झूठ मूठ का मत बोल देना किसी को तुम करेजियस पर्सन है। काहे करेजियस पर्सन है? पहले सिचुएशन ऐसा दो एंड देन टेस्ट कि सच में करेजियस है कि नहीं है। बात समझे ना? तो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्टेबल रखना ही करेजियस है। जैसे वो महिला, विधवा महिला रह रही थी वो टोली में, प्लेटो ने कहा ना, फिर भी वो सम्मान की हक है, मतलब फिर भी सम्मानित महिला है, वो डिग्निफाइड महिला है। इससे बड़ा करेज नहीं हो सकता। इसलिए करेज, मेंटल करेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल करेज, और ये भी चेतना से जुड़ा हुआ है। टेम्परेंस। अब टेम्परेंस क्या है? देखो टेम्परेंस ये इसलिए बोलते हैं प्लेटो है। प्लेटो जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। ये दोनों चीज़ तो अपने गुरुजी से उठाया उन्होंने, गुरुजी को संशोधन करके उठाया है दोनों चीज़। मैं जो टेम्परेंस जो शब्द है वो सोफिस्ट से उठाया है, सोफिस्ट फिलोसफी से उठाया है। टेम्परेंस का मतलब होता है आपका मूड चेंज हो जाना। जैसे मान लो कि यहाँ पर लड्डू रखा गया है, जैसे तुमको अभी मान लो कि कुछ प्रॉब्लम है, बीबी का प्रॉब्लम है, लड्डू रखा गया, फुल लड्डू खाने का मन कर रहा है। हाउ टू कंट्रोल योर मूड, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। जैसे एक मैं कहानी बताता हूँ तुमको। जैसे एक लाला मरा, लाला समझते हो ना? एक दुकानदार मरा, हाँ, बनिया क्लास मरा, ठीक है। अब बनिया क्लास नहीं बोल सकते, यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ठीक है। एक लाला मरा, लाला समझ जाओ, जो 70 के दशक में मूवी में आते थे। एक लाला मरा, यमराज के घर में गया। यमराज बोला कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है यार, तुमने तो जो पैसा जो कमाए थे तुम तो सब तो गौशाला को दे दिया, तुम तो अच्छा काम किया है, तुमको 100 साल के लिए स्वर्ग होगा। खूब खुश। फिर बोला ए रुको, अभी जजमेंट पूरा पास नहीं हुआ। तुम जो माल बेच के कमाया था वो माल में तुम घपलाबाजी किया था। तुम जो दूध का जो दुकान चला रहा था, पनीर का जो दुकान चला रहा था, और उसमें बहुत मिलावटी था, इसलिए तुमको अब 200 साल का नर्क होगा। तो बताओ पहले तुमको स्वर्ग चाहिए कि तुमको नर्क चाहिए? तो लाला बोला सर बैलेंस कर दीजिए। दैट इज अ बैलेंसिंग। टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस करना। अच्छा चीज़ भी है, खराब चीज़ भी है, बट हाउ यू शुड बैलेंस। तो टेम्परेंस क्या है? विजडम और करेज को बैलेंस करता है। अब ये जो तीनों चीज़ को जो बैलेंस करता है वो है आपका जस्टिस। यदि जस्टिस ना हो तो सब एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा। इसलिए प्लेटो का मानना है कि जस्टिस इज द सुप्रीम वर्च्यू, और जस्टिस के वजह से ही बाकी वर्च्यू सब काम करते हैं। यदि आदमी के अंदर न्याय वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यदि उसके पास जस्टिस वाला है ना फीलिंग ही नहीं है, तो आपका करेज हो, आपका विजडम हो, आपका टेम्परेंस हो, सब बर्बाद हो सकता है। इसलिए जो जस्टिस है सबसे आउटमोस्ट चीज़ है एज पर द प्लेटो। समझ गए ना? इस पे इनके जो शिष्य है अरिस्टोटल, वो भी कहते हैं कि गुरुजी बहुत सही बोल रहे हैं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छा बोल दिए। ठीक है, मगर गुरुजी का कुछ गलती हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो शिष्य होंगे गुरुजी को गलती दिखाएंगे उसका। तो इन्होंने कहा था कि देखिए गुरुजी तो ये नहीं बताया कैसे पहुँचाया जाए मॉरल वैल्यूज, सब ये सब कैसे पहुँचाया जाए एजुकेशन। तो पहले तो इनका 2 वैल्यू सिस्टम आया था, 2 वैल्यूज करके एक किताब आया था, जहाँ पे इन्होंने
प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल वर्च्यू पे बात किया, सॉरी प्रैक्टिकल विजडम पे बात किया इन्होंने कि प्रैक्टिकल विजडम होता है एंड थ्योरेटिकल विजडम होता है। थ्योरेटिकल विजडम, और इन्होंने कहा यानी यस इनका 2 वैल्यूज पे काम किए हैं, प्रैक्टिकल विजडम एंड थ्योरेटिकल विजडम। प्रैक्टिकल विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन अ करेक्ट वे। तो अलग कर दिया इन्होंने कि विजडम जो है, विजडम में भी 2 भाग, देखो गुरु ने क्या बोला विजडम, तो इस विजडम को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिए प्लेटो अरिस्टोटल ने। बात समझे स्टूडेंट? 2 भाग हो गया। और जो प्रैक्टिकल विजडम वो काम आता है, थ्योरेटिकल विजडम वो दूसरा चीज़ है आपका। अब थ्योरी में रटते रहो, लिखते रहो ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, IAS बनो, जाकर चोरी कर लो, कोई काम का नहीं है वो आपका ऑनेस्टी। बात समझे? अब कैसे पहुंचाना पड़ेगा ये मैसेज? थ्रू राइट एजुकेशन। और एजुकेशन का जो इन्होंने कल्पना किया था तो वो मैं बता चुका हूँ। अरिस्टोटल का जो एजुकेशन का कल्पना मैं बता चुका हूँ ना बच्चे लोग, किस तरह का एजुकेशन, स्टेट लेड वाला एजुकेशन होना चाहिए, समझे, इस वाला होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है उस एजुकेशन में नॉट लर्निंग द रूल्स लर्निंग का बात नहीं होनी। वर्चू का मतलब ही होता है नॉट लर्निंग द रूल्स को लर्नना नहीं है। हाँ, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि क्या इसका फार्मूला है, कैसे ऑनेस्टी का मतलब होता है, कोई फायदा नहीं है। क्या करना चाहिए? रेदर कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, आदमी के अंदर ही भर दो। वही बोले ना, प्लेटो बोले थे ना अपने विद्यार्थी को कि विद्यार्थी को बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो चेतना में वो वैल्यूज खुद आना चाहिए, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करवाओ। थ्योरी से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। और इसको कैसे जन कल्याण तक उतारा जाए? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन सिस्टम, स्टेट लेड एजुकेशन सिस्टम। होप सो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इट इज़ ऑल अबाउट योर वर्चू एथिक्स। लिख लो इसको बच्चे लोग, लिख लो। अब है ड्यूटी एथिक्स। देखो ड्यूटी एथिक्स क्या कहता है? ड्यूटी एथिक्स का मतलब प्रोफेशनल एथिक्स, जिस काम में आप हो वो काम करो, यानी कि फल का चिंता मत करो। हाँ, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्सिक्वेंशल। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। स्पेस है ना तुम लोगों के पास? ड्यूटी एथिक्स देखो, ड्यूटी एथिक्स क्या है? नॉन कॉन्सिक्वेंशल। नॉन कॉन्सिक्वेंशल और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डियंटोलॉजिकल एथिक्स। समझे? इसका मतलब क्या है कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ऑब्लिगेशन। आपको ये करना है तो करना है, रिजल्ट का चिंता नहीं करना है। बताओ ये चीज हमारे ईस्टर्न फिलोसॉफी में है कि नहीं है? अर्जुन को मिला था कि नहीं मिला था? हाँ, कृष्ण जी के द्वारा। फल का चिंता मत करो, कार्य करते जाओ। इट्स कॉल्ड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स या फिर डियोटोलॉजिकल एथिक्स। और इस एथिक्स को आगे ले जाने वाले भी प्लेटो ही थे। प्लेटो ने भी इस पे काम किया है। जो वर्चू एथिक्स में भी ड्यूटी एथिक्स का ही बात है स्टूडेंट। बात समझे? तो इसमें क्या है आपका जो मीन्स है, जो जर्नी है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, मीन्स भी एथिकल होना चाहिए और आपका एंड्स भी एथिकल होना चाहिए। जिस रास्ता से गुजरोगे वहां पे भी आपको मॉरल वैल्यूज फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप एंड रिजल्ट आपका एथिकल हुआ तो आप बोलोगे हमारा पूरा प्रोसेस ही क्या है? एथिकल है। नो, इट इज अ रॉन्ग। वहां तक पहुंचने का सफर भी क्या होना चाहिए? आपका एथिकल होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए उसके अंदर। गांधी जी भी इसी पे फोकस करते थे। समझे ना? अब कैसे समझोगे? देखो, जैसे पैसा कमाना, पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है। नहीं नहीं जी, प्रॉस्पेरिटी आता है पैसा से, अच्छी बात ना है पैसा कमाना। पैसा कमाने का मतलब बहुत मेहनत। पैसा तो ऐसे नहीं कमाया जाता है जी, बहुत मेहनत कर कमाया जाता है। बट कमाने का तरीका बहुत अलग अलग है। एक तो तुम ड्रग्स बेच के भी पैसा कमा सकते हो और वो पैसा का तुम फल भी चला सकते हो ईश्वर को।
और कहो कि सर ये बहुत अच्छा है, देखिए पैसा आ गया है, भगवान को चढ़ा रहे हैं, कितना एथिकली करेक्ट है हम। व्हाट अबाउट द मीन्स, लाया कहाँ से पैसा तुम तो ड्रग्स बेच को लाया है पैसा, नहीं हो सकता। हाँ, ठेला चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब पाई पाई जोड़ रहे हैं, तब उसमें से 10 रुपया निकाल के लड्डू खरीद के भगवान को चढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है ना एंड रिजल्ट। तो मीन्स एज वेल एज योर एंड प्रोडक्ट मस्ट बी एथिकल, एथिकल होना चाहिए, यही तुम्हारा ड्यूटी एथिक्स है। यानी कि इरेस्पेक्टिव ऑफ, यदि मैं इसको दूसरे भाषा में कहूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट कुछ भी हो स्टूडेंट, फोकस करो जर्नी पे। जर्नी मतलब मीन्स पे फोकस करो, और मीन्स कैसा होना चाहिए, बड़ा ही एथिकल होना चाहिए, बड़ा ही मोरल होना चाहिए। समझ गए ना। और इसके लिए देखो प्लेटो ने भी बोला है, जहाँ तक सवाल है हमारा इंडिया का पर्सपेक्टिव, तो देखो इसमें लिख सकते हो भागवत, हाँ, श्री कृष्ण का वर्ड, श्री कृष्ण का वर्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट तुम लोग वहाँ पे भी कहा था उन्होंने, फल का चिंता मत करो, अच्छे से कार्य करो, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है, बाण उठाना, अपना कार्य करो, सब सही रहेगा, इस बार तुमको फल दे देंगे। डेट इज कॉल्ड योर डेंटोलॉजिकल एथिक्स। हो गया नहीं है, हाँ इसको लिख लो क्योंकि मिटाना है मुझे इसको। अब ये समझ में आ ही गया होगा, ये डेंटोलॉजिकल है तो ये टियोलॉजिकल होगा, कंसिक्वेंशल। कंसिक्वेंशल का मतलब क्या है कि आखिर रिजल्ट क्या हुआ, यदि रिजल्ट अच्छा हुआ तो जर्नी भी ठीक है। मत तुमको लगता है कि सही बात हो सकता है? तुम सो गया क्या? देखो यहाँ पे कंसिक्वेंशल एथिक्स, इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं दूसरे वर्ड में? हाँ, टियोलॉजिकल। और जो पहला दिन जो सिलेबस कवर किए थे उसमें ये बताए थे टियोलॉजिकल एथिक्स, डेंटोलॉजिकल एथिक्स, जाके देख लेना। उसमें हो सकता है कि उस समय तुमको समझ में नहीं आया हो, बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि आपको सिलेबस समझ में नहीं आया हो, और है क्योंकि वो आप 2 घंटा में क्या समझोगे। कई यूट्यूब पे ऐसा भी वीडियो है कि 1 घंटा में पूरा एथिक्स समझिए, जरूर समझना चाहेंगे, होता नहीं है। जीवन बीत जाता है, फिलोसोफर लोग का तो फिर भी एथिक्स नहीं समझता, 1 घंटा में यूट्यूब पे कोई समझा देता है। वाह वाह क्या बात है, मीम वाला क्लैप होना चाहिए इसके लिए स्टूडेंट। देखो तो टियोलॉजिकल एथिक्स ये हो गया। अब इसमें क्या बताया गया है, आप एंड, यदि एंड आपका मोरली करेक्ट है, यदि आप एंड आपका मोरली करेक्ट है, एंड प्रोडक्ट आपका मोरली करेक्ट है, तो आपका होल प्रोसेस ही ठीक है। होल प्रोसेस इज मोरली करेक्ट, होल प्रोसेस क्या है? मोरली करेक्ट है। और इसको दूसरे तरीके से देखने का प्रयास क्या है कि मान लो ड्यूरिंग जर्नी बहुत सारा पॉजिटिव आपने फॉलो किया, आपको बहुत सारा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिला, आपको बहुत पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि बहुत सारा मॉरल वैल्यूज़ को आपने फॉलो किया जो पॉजिटिव था। और हो सकता है ड्यूरिंग दैट जर्नी आपने बहुत सारे नेगेटिव वैल्यूज़ को भी फॉलो किया। बात समझे? जब एंड में जोड़े बच्चे लोग तो हमको पता चला हमको पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब आपका पूरा प्रोसेस मोरली करेक्ट है। यानी कि ड्यूरिंग एनी जर्नी एंड प्रोडक्ट अच्छा हुआ, और जो भी बीच में आउटकम्स हुआ ना, अलग अलग वैल्यूज आप फॉलो किए हैं, अलग अलग रूप से आप गए हैं, तो हो सकता है कि आपने 10 बार ऑनेस्टी का काम किया हो और 2 बार डिसऑनेस्टी का काम किया, हो सकता है 5 बार आपने इंटीग्रिटी का काम किया और 2 जगह आप इंटीग्रिटी का काम नहीं किए, 10 जगह पे आपने करेज का काम किया, बहुत जगह पे आपने नहीं किया, वहाँ होल जोड़ोगे तो आपने ज़्यादा किया, तो सही तो है आप। मगर उससे पहले जो था नॉन कॉन्सिक्वेंस, उसमें ये बात नहीं था कि जर्नी में भी एब्सोल्यूटिज्म होना चाहिए, जर्नी में भी यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल द एथिकल वैल्यूज, ये था। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट? और इस तरह का जो थ्योरी प्रोपाउंड किए हैं या इस पे काम किए हैं, तो वो जे.एस. मिल है, ठीक है, जे.एस. मिल है। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, मैं ड्यूटी एथिक्स, इससे पहले ड्यूटी एथिक्स लिखे हो ना तुम लोग,
ड्यूटी एथिक्स पे और जोड़ दो थोड़ा सा, ड्यूटी एथिक्स पे ना और ज़्यादा होगा। जैसे इसमें भी देखोगे, डिटेल में देखोगे, बहुत सारा है, राइट अप्रोच है, बहुत सारा है, ठीक है। मैं उतना नहीं जाना चाहता हूँ, उतना तुम लोग को नहीं चाहिए। बस इसमें प्रोपोनेंट का नाम जरूर लिख लो, इसमें प्रोपोनेंट का नाम लिख लो, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राइट वाला थ्योरी दिया था, राइट थ्योरी, ये अधिकार है आदमी को, ठीक है ना, अपने राइट चीज़ों को रखने का। जॉन लॉक, बिल्कुल। इमानुएल कांत, जानते हो इमानुएल कांत के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ चुके हो बच्चे लोग। इमानुएल कांत, इन्होंने भी ड्यूटी एथिक्स पे काम किया है कि इट इज़ ऑब्लिगेशन, ये आपका ऑब्लिगेशन है, अब बिना रिजल्ट का आप काम करो। समझ गए ना? तो ये है कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। आई हैव कंप्लीटेड नॉर्मेटिव एथिक्स। हाँ, इसी में ज़्यादा था ध्यान, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंड थर्ड समझे स्टूडेंट? मेटा एथिक्स एंड, अब देखो ना तुम्हारा सिलेबस भी कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है, देखो जरा देख के वहाँ पे, है ना? यस। तो उस कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स को समझाने के लिए हमें सब ब्रांचेस ऑफ एथिक्स को समझाना पड़ा और यह समझने की ज़रूरत है। अब एक बचा लास्ट, क्या है? अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स जानते हो, अप्लाइड एथिक्स का मानना ये है कि देखो बाकी सब चीज़ भाषणबाजी है, जितना भी सब थ्योरी है, कोई काम नहीं है, सब थ्योरी में हुआ बात। एथिक्स का यूज डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना है हमें, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड एथिक्स। अच्छा बताओ, एथिक्स का काम प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ होगा? सबसे बढ़िया मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में होगा कि नहीं होगा? अब बहुत सारे मेडिकल फील्ड में जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है उस पर होता है, जैसे एबॉर्शन हो गया, समझ रहे हो बात को ना? तो अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स लास्ट वन, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। प्रैक्टिकल लिखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। बच्चा लोग तुम लोग पूरा लिखना अच्छे से, नहीं तो पता चला अपना ये हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहा है, ताकि हम तो लिख देंगे मिट जाएगा वो, और तुम जो लिखेगा वो 5 साल रहेगा वो तुम्हारे साथ में। कई बच्चा लोग अपना ही हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रहा है, बताओ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स कहाँ पे यूज होगा? और इसमें देखो थियोरेटिकल एथिक्स, जितना अभी तक कितना क्या क्या बात करें, थियोरेटिकल एथिक्स बात कर रहे थे ना हम लोग, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पूरी तरीके से काट देता, बोलता सब कोई काम का नहीं है। हमको एथिक्स को यूज़ करना है। कहाँ कहाँ यूज़ करोगे? बहुत सारा ब्रांचेस हो सकता है। बायो एथिक्स, बायोलॉजी में यूज़ करना, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है। जैसे एबॉर्शन पे लोगों का क्या मानना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है ना एबॉर्शन को लेके। बहुत सारे कंट्री में जानते हो क्रिश्चियनिटी धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, अर्जेंटीना सब में मना करता है, और बहुत सारे कंट्री में है, एबॉर्शन हो गया। और बताओ क्या हो सकता है? इथोनेसिया हो सकता है। इथोनेसिया जानते हो तुम लोग? हाँ, इथोनेसिया सही है, इथोनेसिया, नेसिया ई होगा ना, इथो ए, ये क्या होगा? ए ओ होगा कि ई होगा? ए होगा, इथोनेसिया, ठीक है। एक्टिव इथोनेसिया एंड पैसिव इथोनेसिया जानते हो, तो ये भी एक विवादित चीज है। ऐसे देखो इन्वायरमेंटल एथिक्स, क्या डैम बनाना सही है कि नहीं है? एथिकल वैल्यूज आएगा ना वहाँ पे। डैम बनाओगे तो डैम बनाने से भी फायदा है, और डैम नहीं बनाने से भी फायदा है। डैम नहीं बनाओगे तो फॉरेस्ट एरिया कंजर्व रहेगा, डैम नहीं बनाओगे तो ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस नहीं होंगे, डैम नहीं बनाओगे तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा, डैम बनाओगे तो हाइडल प्रोजेक्ट्स होगा, डैम बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, डैम बनाओगे तो फ्लड कंट्रोल होगा। तो आया ना इन्वायरमेंटल एथिक्स। हाँ, सोशियो एथिक्स, सोसाइटी से रिलेटेड। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स स्टूडेंट। अब बिजनेस एथिक्स में क्या होगा? यू हैव टू फॉलो CSR, CSR को अप्लाई करना होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको कुछ % अपना प्रॉफिट वेलफेयर के लिए खर्च करना होगा, सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के लिए खर्च करना पड़ेगा। MNC हैज़ टू फॉलो सर्टन रूल्स, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना। और प्रॉफिट बेस इरोजन, प्रॉफिट सेक्टिंग नहीं होना चाहिए कि यहाँ से पैसा उठ के चला गया, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब क्या है ये सब? बिजनेस एथिक्स ही तो है।
अच्छा हाँ, मुझे ये जरूर बोलना है स्टूडेंट, यदि जहाँ तक सवाल है बिजनेस एथिक्स का, तो मुझे नहीं लगता है कि मारवाड़ी कम्युनिटी से अच्छा कोई फॉलो करता होगा बिजनेस एथिक्स को। कोई सर हाउ? एक तो मारवाड़ी जहाँ जहाँ है ना, मारवाड़ी ऐसे जगह पहुँचे हैं स्टूडेंट जहाँ पॉसिबल नहीं है। नंबर वन, हर जगह पे ही मारवाड़ी है। मैं इसको नेगेटिव में नहीं, मैं इसको बहुत पॉजिटिव में मान रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं। नंबर वन, हमारे इस प्रांत में भी है और हर जगह ही मारवाड़ी है। दूसरी बात है, मारवाड़ी का लाइफ स्टाइल देखना बच्चे लोग, मस्त है। वो तुमको बाहर से एक्सटर्नली तुमको बहुत कंजूस नजर आएंगे, मगर जब अंदर जाओगे तुमको लगेगा कि इससे ज़रा लग्जरियस लाइफ जीने वाला लोग कोई है ही नहीं। वो लोग जानते हैं कि हाउ टू यूज़ मनी इन अ प्रॉपर वे। बहुत सारे कम्युनिटी क्या है कि बाहर ही उड़ा देगा, अपा जला अंदर दरिद्री है घर के अंदर। मैं ये लोग ऐसे नहीं हैं, फालतू का पैसा खर्च नहीं करते मारवाड़ी लोग। मारवाड़ी लोग एक दूसरे मारवाड़ी को हेल्प भी बहुत अच्छा करते हैं, अनलाइक आवर कम्युनिटी। मारवाड़ी का घर देखोगे एकदम साफ सुथरा मिलेगा। मारवाड़ी का जाके एक टाइम का भोजन कर लो, तुम लोग समझ में आ जाएगा, बाबू बुद्धि खुल जाएगा क्या बोल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना, कंजूस नहीं है। उन लोगों को पता है कि हाउ टू मेंटेन बिजनेस एथिक्स। और यही कारण है कि मारवाड़ी जहाँ पे भी पहुँचे हैं सब प्रॉस्परस है, सभी में प्रॉस्पेरिटी है। इट इज़ अ बिजनेस एथिक्स। समझ गए? तो ये अप्लाइड एथिक्स है, बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हो। विद्यार्थी के लिए भी एथिक्स हो सकता है। हाँ यस, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, सही बात है ना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि ब्यूरोक्रेसी, अब मान लो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हर जगह ही होगा आपका कोड ऑफ कंडक्ट, है ना स्टूडेंट। कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कोड ऑफ एथिक्स होगा, यू हैव टू फॉलो। तो ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। होप सो समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। सोचे थे बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, हो गया है, कंटिन्यू करेंगे कल। दैट्स इट।